नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंसू गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। दिल्ली में जनकपुरी के विधायक राजेश ऋषि पर का केजरीवाल पर लगाया गया आरोप। कहा टिकट के बदले मांगेगा 5 करोड़ रुपए। आप विधायक अमानतुल्लाह खान के बेटे को पुलिस पर रौब दिखाना पड़ा भारी। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई। बीजेपी ने कहा आपने कानून व्यवस्था की उड़ाई धज्जियां। दिल्ली विधानसभा ने कैग की 14 रिपोर्ट्स पेश करने की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में फैसला आज। बीजेपी विधायकों की ओर से दायर की गई याचिका। सत्ताईस जनवरी को होगी वक्फ पर क्लॉज बाय क्लॉज मीटिंग। अब जम्मू कश्मीर के नेता मीर वाइस फारूक समेत कुछ अन्य प्रतिनिधि मंडलों की बात सुनेगी समिति। और खेल की खबरों में नोवाक जोकोविच को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में पहुंचे अलेक्जेंडर ज़वेरेव। वहीं महिला एकल में मेडिसन कीज और अरीना सबलांका ने बनाई फाइनल में जगह। और आइए जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। दिल्ली विधानसभा चुनाव के इस गहमागहमी भरे माहौल में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जनकपुरी विधानसभा से वर्तमान आप विधायक राजेश ऋषि ने पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर संगीन आरोप लगाए हैं। आरोप है कि अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा की टिकटें बेची। जो लोग पैसे देकर टिकट खरीद रहे हैं वो अगर जीत गए तो जनता को लूट कर कमाई करेंगे। इसलिए जरूरी है कि आपदा का एक भी प्रत्याशी ना जीते। सभी जनकपुरी से प्रवीण कुमार को अभी आपने टिकट दिया है, जहां से वर्तमान विधायक अभी राजेश ऋषि हैं। विधानसभा की टिकटों की बोली लग रही है। केजरीवाल जो ज्यादा बोली लगा रहा है उसको टिकट दे रहे हैं। अब ये पार्टी भ्रष्टाचार रोकने वाली पार्टी नहीं, भ्रष्टाचार बढ़ाने वाली पार्टी बन गई है। जिस आदमी को हम कट्टर ईमानदार कहते थे, आज वो कट्टर बेईमान हो गया है, क्योंकि मुझसे भी 5 करोड़ रुपए मांगे गए थे। पर्सनली खुद मांगे गए मुझसे। और अभी मेरे को विश्वस्त सूत्रों ने मुझे बताया है कि अभी देखते हैं, आप हरिनगर में राजकुमारी जी की टिकट काट दी गई, उनको सिंबल नहीं दिया गया, क्योंकि वहां पर हमारे सूत्रों ने बताया कि 12 करोड़ रुपए में उन्होंने टिकट दूसरे को दे दी। ये पैसा नहीं दे पाई, इसलिए इनकी टिकट कट गई। तो ये केजरीवाल जी कर क्या रहे हैं? सेवा के लिए आए थे, आज ये सेवा हो रही है। हमारे यहां भी जनकपुरी के अंदर जिसको टिकट दिया है वो भ्रष्टाचारी है एक नंबर का, लेंटर माफिया एक नंबर का। और तो और उसकी तो कहानी ऐसी है कि पूरी कॉलोनी में चले जाओ तो स्थिति बहुत खराब है उनकी। दिल्ली पुलिस की पेट्रोलिंग के दौरान आप विधायक अमानतुल्लाह खान के बेटे द्वारा पुलिस से बदसलूकी मामले को लेकर बीजेपी हमलावर है। मालवीय नगर से भाजपा उम्मीदवार सतीश उपाध्याय ने इस मामले को लेकर आप सरकार पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि आप विधायक अमानतुल्लाह खान के बेटे ने एसएचओ के साथ बदसलूकी की। कहा कि वो विधायक का बेटा है। आप विधायक विदेशों में बैठे गिरोहों के साथ तालमेल बिठाकर जबरन वसूली कर रहे हैं और दिल्ली की कानून व्यवस्था को खराब कर रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने गश्त के दौरान बुलेट को मॉडिफाइंग लाइसेंसर से तेज आवाज़ निकाल रहे 2 युवकों को पकड़ा। इनमें से एक युवक आप विधायक अमानतुल्लाह खान का बेटा है। पुलिस के अनुसार दोनों लड़के गलत साइड से आ रहे थे और बाइक को टेढ़े मेढ़े तरीके से चला रहे थे। पूछताछ करने पर अमानतुल्लाह खान के बेटे ने धौंस दिखाते हुए पुलिस से बदसलूकी की। इस मामले में पुलिस ने बाइक को कानून के तहत जब्त कर मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत करीब 20,000 रुपये का चालान किया। फिरौती करने वाली पार्टी, वसूली करने वाली पार्टी, गैंगस्टर के साथ कोरिलेशन करने वाली पार्टी अगर ये सवाल करे, अब दिल्ली के लोग अच्छी तरह से जानते हैं अमानतुल्लाह खान के बेटे ने किस तरीके से एसएचओ के साथ बदतमीजी की और उन्होंने कहा कि आप जानते नहीं कि मैं विधायक का बेटा हूं, किस तरह से कानून व्यवस्था को यहां पर ख़राब कर रहे हैं। और आम आदमी के पार्टी के विधायक किस तरीके से जो विदेश में गैंग बैठे हुए हैं उनके साथ बैठ कर के दिल्ली में एक्सटॉर्शन और फिरौती कर रहे हैं, दिल्ली की कानून व्यवस्था को ख़राब कर रहे हैं। 62 एमएलए हैं और 62 एमएलए के पास जरा निकाल लें कि कितने लोगों पर क्रिमिनल केसेस लगे हैं। दिल्ली की कानून व्यवस्था को ख़राब करने का काम अगर किसी ने किया है तो पूरी तरह से आम आदमी पार्टी ने किया है।
दिल्ली में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, सभी दलों के नेता एक दूसरे पर जमकर आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में अरविंद केजरीवाल की टीम ने कोई ऐसा काम नहीं किया, कोई ऐसी अच्छी योजना पेश नहीं की है। पिछले 10 साल में तो कोई टीम इनकी काम कर नहीं पाई। 10 साल में तो ये सब यही टीम थी, यही लोग थे, पर कोई प्लान दे नहीं पाए। अब क्योंकि चुनाव सिर पर है, इसलिए कुछ ना कुछ कहना है, वोट बैंक की राजनीति करना है, कहना है, परंतु जो काम उनको दिए गए थे क्या वह काम पूरे हुए? उन्होंने कहा था कि मैं नल से जल दूंगा, और अब खुद मानते हैं, टीवी चैनल पे जाकर कहते हैं कि हाँ मैं नल से जल नहीं दे पाया। फिर क्या दिल्ली के अंदर बढ़िया सड़कें दे पाए? क्या खुद मानते हैं कि हाँ दिल्ली की सड़कों में खड्डे हैं। यमुना जी साफ नहीं कर पाए, ये खुद मानते हैं, टीवी डिबेट्स में, टीवी चैनल पे खुद जाकर कहते हैं हाँ मैं यमुना जी साफ नहीं कर पाया। वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग ढाणा ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने यूपी के स्कूलों को बदहाल बताते हुए कहा कि दिल्ली में हुए विकास को योगी आदित्यनाथ देखें और सीखें। योगी जी चुनाव प्रचार के लिए दिल्ली आए हैं और उनका स्वागत है दिल्ली के चुनाव प्रचार में। जब दिल्ली आए हैं तो कुछ सीख के जाएं, यहाँ के स्कूल अस्पताल के मॉडल को देखें जिसके दुनिया भर में चर्चा होती है। उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूल रोज़ाना बंद हो रहे हैं, उनको बंद होने से रोकें, वहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेटर करें। तो जब दिल्ली आए हैं चुनाव प्रचार के लिए तो इन बीजेपी वालों के बहकावे में नहीं रहे योगी जी। वो दिल्ली आए हैं तो उसका फ़ायदा उठाएं और अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल से कुछ सीख के जाएं, उसको उत्तर प्रदेश में इम्प्लीमेंट करें। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आप पर शराब बिक्री में करोड़ों की कमाई करने का आरोप लगाया और कहा कि पंजाब की शराब कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए भ्रष्टाचार किया गया है। ब्रांड शराब के ज़्यादातर पिए जाते हैं, जो लोगों की प्रेफरेंस है वो दिल्ली में सरकार की दुकानों पे बिकते ही नहीं। उस तरीके के ब्रांड बिकते हैं जो दिल्ली सरकार ज़बरदस्ती बेचना चाहती है, जिनका कोई औचित्य नहीं है। भाई दुकान पे तो आप वो चीज़ें बेचेंगे ना जो ग्राहक चाहता है, और अगर आप ग्राहक को ज़बरदस्ती कोई ब्रांड पिला रहे हैं, इसका मतलब है कोई ना कोई आपकी मिली भगत है उन कंपनियों से। और वो कंपनियां पाई जाती हैं कि सबके सब पंजाब से शराब बना रही हैं। अब पंजाब में किसकी सरकार है? आम आदमी पार्टी की। उन ब्रांडों को जिनका कोई बहुत ज़्यादा दिल्ली में लोकप्रियता नहीं है, उनको दिल्ली में आप लोगों को ज़बरदस्ती पिला रहे हैं, जिससे लाखों करोड़ों रुपया ये कंपनी बना रही हैं। तो ये तो भ्रष्टाचार का मुकदमा बनता है। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने दिल्ली में गंदगी और टूटी सड़कों को लेकर दिल्ली सरकार को एक बार फिर घेरा। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दिल्ली के बवाना इलाके का एक वीडियो साझा कर वहां की वर्तमान स्थिति का हाल बताया। स्वाति मालीवाल ने लिखा, सड़कों पर बहते सीवर, खुली नालियां, टूटी सड़कें, कूड़े के ढेर, नल में पानी नहीं, ये नर्क नहीं, दिल्ली के बवाना का हाल है। स्वाति ने आरोप पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ऐसी सुंदरता देख लंदन, पेरिस में जगह जगह धरने हो रहे हैं। वहाँ की जनता मांग कर रही है कि हमें भी ऐसा विकास चाहिए। बधाई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को मिली पंजाब पुलिस की सुरक्षा को हटा लिया गया। इस मामले को लेकर दिल्ली का सियासी पारा हाई है। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान भी पंजाब पुलिस केजरीवाल को सुरक्षा दे रही थी। पंजाब के डीजीपी ने गुरुवार को कहा कि इलेक्शन कमीशन और दिल्ली पुलिस की आपत्ति के बाद अरविंद केजरीवाल को दी गई पंजाब पुलिस की सुरक्षा को हटा लिया गया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को सिक्योरिटी थ्रेट्स है, जिसे लेकर हमें चिंता है। वहीं दिल्ली पुलिस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल को Z+ की सुरक्षा मिली हुई है। वो दूसरे राज्य की सुरक्षा नहीं ले सकते, ना ही उनको दूसरे राज्य से सुरक्षा मिल सकती है। ये कानूनन गलत है। सीएम साहब सरदार भगवंत मान ते अरविंद केजरीवाल जी ਦੀ ਥ੍ਰੈਟ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੰਸਰਨਡ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵਿਡਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਸਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨ ਟੱਚ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਨਪੁਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। वक्फ संशोधन बिल पर गठित संयुक्त समिति की आज संसद भवन परिसर में बैठक हो रही है। जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में हो रही बैठक में मुत्ताहिदा मजलिस ए उलेमा जम्मू कश्मीर के मीर वाइज उमर फारूक के सुझाव लिए जाएंगे। बैठक से पहले पाल ने कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम पर जेपीसी की बैठक में अब 27 तारीख को क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा होगी। संसद के बजट सत्र के दौरान ही जेपीसी की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जानी है।
आज की जो क्लॉज बाई क्लॉज की बैठक है, अब वो 27 जनवरी को क्लॉज बाई क्लॉज पे होगी और हमारी उम्मीद है कि जो 44 संशोधन लेके आए हैं उस पर सभी सदस्यों को, जो पिछले 6 महीने से हमने पूरे देश के स्टेक होल्डर के साथ भी बात किया, दिल्ली में 34 बैठकें किया, लगभग 108 घंटे से ज़्यादा बैठकें यहाँ पे हुई और पूरे देश के इस्लामिक स्कॉलर हों, रिटायर्ड जजेज हों, हाई कोर्ट के लॉयर्स हों या तमाम यूनिवर्सिटीज़ के नुमाइंदे हों या गवर्नमेंट के ऑफिशियल, सबसे हमने बातचीत किया है। मुझे उम्मीद है कि एक बहुत बेहतर रिपोर्ट तैयार होगी और जो सरकार का मकसद था कि जेपीसी को रेफ़र कर दिया जाए जिससे एक ट्रांसपेरेंट कानून बने, हमारी पूरी जेपीसी के मेंबर लगातार उस पर रहे, उस पर विचार कर रहे हैं और हम सब लोग मिल कर के, हमें उम्मीद है कि एक परस्पर सहमति के साथ एक अच्छी रिपोर्ट हम तैयार करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच सीएजी रिपोर्ट को लेकर घमासान जारी है और आज दिल्ली हाईकोर्ट में सीएजी की रिपोर्ट पेश करने की मांग वाली याचिका पर फैसला आएगा। दिल्ली भाजपा विधायकों की ओर से दायर की गई याचिका पर कोर्ट आज आदेश पारित करेगा, जिसमें कैग की रिपोर्ट पेश करने के लिए दिल्ली विधानसभा की बैठक बुलाने का अनुरोध किया गया। जस्टिस सचिन दत्ता इस मामले में फैसला सुनाएंगे। दिल्ली विधानसभा विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता और बीजेपी विधायकों मोहन सिंह बिष्ट, ओम प्रकाश शर्मा, अजय कुमार महावर, अभय वर्मा, अनिल कुमार वाजपेयी और जितेंद्र महाजन ने पिछले साल याचिका दायर की थी और विधानसभा अध्यक्ष को नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग की रिपोर्ट पेश करने के उद्देश्य से विधानसभा की बैठक बुलाने का निर्देश देने का अनुरोध किया था। वहीं इस मामले को लेकर अध्यक्ष और दिल्ली सरकार के वरिष्ठ वकीलों ने अदालत की ओर से इस तरह के निर्देश पारित करने का विरोध किया और कहा कि इस समय रिपोर्ट पेश करने की कोई जल्दी नहीं है। अब विधानसभा चुनाव जल्द होने वाले हैं और इस जवाब में दिल्ली विधानसभा सचिवालय ने कहा कि कैग रिपोर्ट को विधानसभा के समक्ष रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा, क्योंकि फरवरी में इसका कार्यकाल समाप्त हो रहा है और विधानसभा के आंतरिक कामकाज के मामलों में अध्यक्ष के लिए कोई न्यायिक आदेश पारित नहीं किया जा सकता। खबर मध्य प्रदेश से, जहां के खरगोन जिले के धार्मिक और पर्यटन नगर महेश्वर में 22 साल बाद मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक होने जा रही है। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में विशेष कैबिनेट बैठक महेश्वर के नर्मदा स्ट्रीट रिट्रीट भवन में होनी है। इससे पहले 2003 में तत्कालीन मुख्यमंत्री उमा भारती के कार्यकाल में यहां कैबिनेट की बैठक हुई थी। बैठक से पहले सीएम मोहन यादव और मंत्रिमंडल के सदस्य अहिल्या किले में राजगद्दी के दर्शन करेंगे। साथ ही कैबिनेट सदस्य अहिल्या घाट पर मां नर्मदा की पूजा अर्चना कर चुनरी अर्पित करेंगे। बैठक के बाद सीएम महेश्वर में विकास परियोजनाओं का लोकार्पण, भूमि पूजन करेंगे और आम सभा को संबोधित भी। उधर मातोश्री अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म जयंती को समर्पित इस कैबिनेट बैठक के लिए प्रशासन की ओर से व्यापक तैयारियां की गई। पूरे महेश्वर को दुल्हन की तरह सजाया गया है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आज किला परिसर और नर्मदा रिट्रीट भवन में आम जनता और पर्यटकों का प्रवेश निषेध रहेगा। इस मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कैबिनेट धार्मिक नगरों में शराबबंदी के बड़े फैसले की ओर अब आगे बढ़ रही है। अहिल्या माता की 300वीं जयंती के आधार पर अहिल्या की राजधानी मां नर्मदा के किनारे कैबिनेट करने जा रहा है, जहां हम अपनी मातृशक्ति के सशक्तिकरण की दिशा में एक मिशन को भी लोकार्पण करेंगे। साथ ही साथ उससे बढ़कर के हमारे लिए धार्मिक शहरों में हम शराबबंदी के एक बड़े निर्णय की तरफ बढ़ रहे हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं सुश्री प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सुशासन की तरफ बढ़े, महिला, किसान, युवा, गरीब सबके जीवन में बेहतरी हो और इसके कारण से ऐसे कई निर्णय हम करने वाले हैं जिस निर्णय के कारण से मां अहिल्या की आज की 300वीं जयंती के अवसर पर होने वाली कैबिनेट सार्थक होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को संसद में केंद्रीय बजट पेश करेंगी। बतौर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार अपना 8वां बजट पेश करेंगी। केंद्रीय बजट 2025-26 की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं और इसी के साथ हलवा समारोह की घोषणा कर दी गई। हलवा सेरेमनी आज शाम 5 बजे नॉर्थ ब्लॉक में आयोजित की जाएगी। हलवा सेरेमनी इस बजट की तैयारियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसकी अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्वता है। इस कार्यक्रम में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, वित्त मंत्रालय के सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। हलवा सेरेमनी के बाद बजट दस्तावेजों को प्रिंटिंग के लिए भेजा जाता है। हलवा कार्यक्रम के बाद बजट की टीम को बजट पेश होने तक परिसर से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाती। जननायक कर्पूरी ठाकुर की आज जयंती है। पिछले साल भारत के राष्ट्रपति ने समाजवादी नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला लिया था। पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की
जन्मशती के उपलक्ष्य में बिहार में 3 दिवसीय समारोह का आयोजन किया गया। आखिर कौन थे कर्पूरी ठाकुर, क्या है देश के लिए उनका योगदान, जानिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। कर्पूरी ठाकुर, जिन्हें जननायक कहा जाता है, एक प्रमुख भारतीय राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने वर्ष 1970-71 और 1977-79 तक 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया। उनका प्रारंभिक राजनीतिक जीवन 1942 से 1967 तक रहा। वो एक स्वतंत्रता सेनानी और कट्टर समाजवादी थे जिन्होंने जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और रामनंदन मिश्रा जैसे दिग्गजों के मार्गदर्शन में काम किया। वर्ष 1952 में उन्होंने सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया, विधानसभा चुनाव जीता और वर्ष 1985 तक विधायक रहे। उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल और नीतियों के बारे में बात की जाए तो वर्ष 1977 में उनके मुख्यमंत्री काल के दौरान मुंगेरी लाल आयोग ने पिछड़े वर्ग को अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग में पुनर्वर्गीकृत करने की सिफारिश की। वर्ष 1978 में उन्होंने एक अभूतपूर्व आरक्षण मॉडल पेश किया जिसमें ओबीसी, ईबीसी महिलाओं और उच्च जातियों के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशिष्ट कोटा के साथ 26% आरक्षण आवंटित किया गया। इस पुनर्वर्गीकरण को मंडल आयोग की रिपोर्ट के प्रभाव के तौर पर देखा गया, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण का समर्थन किया गया। उनके कार्यकाल के दौरान कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जैसे हिंदी और उर्दू को आधिकारिक भाषा के रूप में बढ़ावा देना, मुफ्त स्कूली शिक्षा का अधिकार और पंचायती राज को मजबूत करने सहित व्यापक नीतियां लागू करना शामिल हैं। उनका पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित रहा, जिसके लिए मोदी सरकार ने उन्हें 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया। देश उनकी जन्मशती के मौके पर ऐसे समाज सुधारक राजनीतिज्ञ के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर उन्हें नमन किया। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को उनकी जन्म जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। जननायक अपना संपूर्ण जीवन सामाजिक न्याय के लिए समर्पित उन्होंने किया और इस दिशा में अनेक प्रयास किए। उनका जीवन और आदर्श देश की हर पीढ़ी को प्रेरित करता रहेगा। वक्त छोटे से ब्रेक का है, देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्ते भारत, मैं हूं आपकी बेटी। थैंक यू। 10 साल पहले आपने मुझको एक गिफ्ट दिया था। गर्भ में बेटी की हत्या ना हो, इसके लिए हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया। आपने गर्भ में हमारी रक्षा की, हमारी संख्या बढ़ाई। पैदा होते ही सुकन्या समृद्धि खाता खोला। 97% से अधिक स्कूल में अलग से शौचालय बनवा दिए, तो अब हमारी पढ़ाई में बाधा नहीं रही। आज साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मेडिकल में करीब आधे एडमिशन्स हम गर्ल्स का होता है। आज हर खेल में हीरो मेडल्स हम घर लेकर आती है। आपने तो बेटियों के लिए सैनिक स्कूल से लेकर सेना के द्वार भी खोल दिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का एक दशक हमारा दशक। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है। पिछले 10 सालों से बेटियों के विकास को लेकर केंद्र सरकार लगातार प्रयासरत है। आज देश की बेटियां हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। देखिए हमारी संवाददाता सुरेश शर्मा की ये खास रिपोर्ट। कहते हैं जिनसे ईश्वर बेहद प्रसन्न होते हैं उनके घर में बिटिया का जन्म होता है, क्योंकि किसी परिवार का, राज्य का या राष्ट्र के विकास का आधार होती है बिटिया। और यदि भारतवर्ष की बात करें तो भारत में तो शुरू से ही बेटियों का अतुलनीय योगदान रहा है। राष्ट्रीय बालिका दिवस बालिकाओं को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित एक महत्वपूर्ण दिन है।
हर साल 24 जनवरी को मनाया जाने वाला ये दिन कन्याओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा में समान अवसर प्रदान करने की आवश्यकता की याद दिलाता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 24 जनवरी को बालिका दिवस की घोषणा की थी, परंतु पिछले 10 सालों में बेटियों के विकास के उद्देश्य की पहल और केंद्र सरकार की नीतियों को बढ़ावा देने के लिए ये दिन एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। साल 2025 में बालिका दिवस की थीम उज्जवल भविष्य के लिए बालिकाओं को सशक्त बनाना है। मैं आप सभी को, देश की हर बेटी को, हर बहन को, हर माता को नमन करता हूं। आप सभी नए भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भारत सरकार ने बेटियों, महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए पिछले 10 सालों में कई ऐसी योजनाएं बनाई हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, बालिका समृद्धि योजना, लाडली योजना, माध्यमिक शिक्षा के लिए बालिकाओं को प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना, CBSI उड़ान योजना, किशोरियों के लिए योजना, छात्रों के लिए इंटर्नशिप कार्यक्रम, महिला शक्ति केंद्र आदि इन योजनाओं से आज बेटियां खुद को सशक्त बना रही हैं। अब बेटियों को भी बराबरी का अवसर मिलने लगा है। समाज के अंदर बेटियों को भी लोग अच्छी शिक्षा के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी उन्हें अवसर उनको मिलने लगा। 2014-15 में जन्म के समय लिंगानुपात 918 था, जो अब बढ़कर 2022-23 में 933 हो गया है। 4 करोड़ से अधिक कन्याओं के लिए सुकन्या समृद्धि खाते खोले गए। पिछले 10 सालों में 97% स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय बनाए गए। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिकल लाइन में आज 43% एडमिशन लड़कियों का होता है और 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में 61 में से 23 मेडल बेटियों ने जीते। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए महिला हेल्पलाइन, चाइल्ड हेल्पलाइन व वन स्टार्टअप केंद्र की कड़ी और एक बड़ी व्यवस्था की गई है। आज 10 करोड़ से ज्यादा महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ जुड़ी हुई हैं। सेवा से लेकर संसद तक और स्टार्टअप से लेकर अंतरिक्ष तक आज हर तरफ महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ रही है। इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस कभी गर्ल्स को दी नहीं जाती थी, जितना यहाँ पे आके मुझे पता चला कि गर्ल्स के लिए कितना कुछ किया गया है। आजकल लड़कियाँ सिर्फ घर तक सीमित नहीं है, वो एयरफोर्स में जा रही हैं, प्लेन उड़ा रही हैं। नारी अब पहले अबला थी, लेकिन नारी अब सबला हो गई है। नारी हर कुछ कर सकती है, जो एक पुरुष कर सकता है वो स्त्री भी कर सकती है। वर्तमान में सरकार द्वारा चलाई जा रही इन योजनाओं से आज भारत की बेटियों में आत्मविश्वास बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ और उनके द्वारा बनाई गई योजनाओं की वजह से आज देश की बेटी खुद को सशक्त महसूस कर रही है और न सिर्फ देश में बल्कि पूरे विश्व के प्रत्येक क्षेत्र में देश का परचम लहरा रही है। कैमरा पर्सन गौरव गिरी के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, TT न्यूज़, दिल्ली। और राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, आज राष्ट्रीय बालिका दिवस पर हम बालिकाओं को सशक्त बनाने, उनके लिए अवसरों की एक विस्तृत श्रृंखला सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं। भारत को सभी क्षेत्रों में बालिकाओं की उपलब्धियों पर गर्व है। उनकी उपलब्धियां हम सभी को प्रेरित करती रहती हैं। हमारी सरकार ने शिक्षा, प्रौद्योगिकी, कौशल, स्वास्थ्य सेवा आदि ऐसे क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित किया, जिससे बालिकाओं को सशक्त बनाने में योगदान दिया। हम ये सुनिश्चित करने के लिए समान रूप से दृढ़ हैं कि बालिकाओं के खिलाफ कोई भेदभाव ना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माइकल मार्टिन को आयरलैंड के प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, आयरलैंड के प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण करने पर माइकल मार्टिन को बधाई। साझा मूल्यों और लोगों के बीच गहरे जुड़ाव की मजबूत नींव पर आधारित हमारी द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और आइए बात करते हैं महाकुंभ से जुड़ी हुई। संगम नगरी प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में आस्था और संस्कृति का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। संगम तट पर हर रोज गंगा आरती की जा रही है और इसी बीच महाकुंभ में पहुंचे लाखों श्रद्धालु संगम घाट पर गंगा किनारे दिव्य भव्य आरती की साथ कर रहे हैं और हर हर गंगे के जयकारे भी लगाए जा रहे हैं।
अच्छा यहाँ पे योगी जी की जो व्यवस्था रही है बहुत अच्छी, बहुत सुंदर, बहुत मन प्रसन्न हुआ। ये व्यवस्था हर जगह देखने को नहीं मिलती है। 76वें गणतंत्र दिवस पर ऐतिहासिक कर्तव्य पथ पर सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विरासत का शानदार प्रदर्शन हम देख पाएंगे और भारत को अत्याधुनिक तकनीकों से सशक्त बनाने के दृष्टिकोण और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के मिशन के साथ गणतंत्र दिवस परेड के दौरान प्रमुख नवाचारों का प्रदर्शन किया जाएगा। इस परेड में स्वदेशी हथियारों का प्रदर्शन भी होगा। साथ ही तीनों सेनाओं और पैरामिलिट्री के दस्ते मार्च करेंगे। हमारी संवाददाता नंता डागर ने कुछ मार्चिंग दस्तों को लीड करने वाले अधिकारियों से बात की है। आपने जो अपनी टीम के साथ आपने जो बेहतर तालमेल किया है उसके बारे में कुछ बताइए। जो आप कितने दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, महीनों से? पिछले 1 साल से हम हर दिन बड़ी कड़ी मेहनत करते हैं और ये स्टंट्स एक एक गिन के चुन के हम प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि अगर हल्की सी भी आप देखें गलती हो तो एकदम ये अचूक होना चाहिए। जो कर्तव्य पथ पे हम जो अपना मोटरसाइकिल डिस्प्ले दिखाते हैं, तो इसमें काफ़ी मेहनत लगी है। और मैं कहना चाहूँगा कि इसमें खाली 2 अफसर जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, खाली इनका कोऑर्डिनेशन नहीं है, पूरे जो जेसी और जवान जो हमारे साथ रहते हैं इन सब का बहुत बड़ा भागीदारी है। कैसा जोश है आपके ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स के जवानों में और आपकी टीम में? ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स कंटिजेंट आज से नहीं, पुराने समय से ही उम्दा जज्बा, बेहतरीन जोश और सजीले जवान राजपथ पर उतरते हैं और हर बार बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट का जो खिताब अपने सर पर कर जाता है। मेरे लिए पहली बार है कि मैं 26 जनवरी में अपनी रेजिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बट साथ ही खास में मेरे लिए सबसे अच्छी फीलिंग वाली बात यह है कि मेरे कंटिजेंट में जो जवान हैं, कुछ ऐसे जवान हैं जिनके पिताजी हमारी ही रेजिमेंट में पहले थे और वो राजपथ पर मार्च किए थे। तो एक बच्चे का सपना था कि जो उनके बच्चे हैं अभी जो आज खुद जवान हैं, उनका सपना था कि मैं अपने भी पिता की तरह राजपथ पर मार्च करूं। तो मेरे लिए सबसे खुशी की बात यह कि मैं उन बच्चों का सपना पूरा कर पाया। जब आर्मी ज्वाइन की थी तो आई वाज इन IIT, तो मैं वो छोड़कर आर्मी में आया था। मेरा फैमिली बैकग्राउंड, मेरे फादर CRPF में थे, मेरे दादाजी आर्मी में थे, मेरे ताऊजी आर्मी, मेरे नाना, मेरे दादा, सब मतलब मेरी फैमिली में हर एक आदमी एक फैमिली ट्रेडिशन है। तो मैं बचपन से ये चीज़ें देखते हुए आया था। मेरे पापा, दादा, मेरे दादाजी ने यहाँ मार्च किया, तो वो एक चीज़ मैं बचपन से देखता था। तो मेरा भी बचपन से ये सपना था कि मैं भी एक दिन इनके जैसा बनूं और जा कर के अपने एक भर्ती हूँ और उस कंटीजेंट को लीड करूँ। मेरे कंटीजेंट में लगभग 40 जवान ऐसे हैं जिनके फादर्स ने भी यहाँ पे मार्च किया है और आज वो भी यहाँ मार्च कर रहे हैं। रुक करते हैं खेल जगत की खबरों का। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में जगह बनाई। सर्बिया के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने सेमीफाइनल के पहले ही सेट में वॉकओवर लिया। उसके बाद ज़ेवरेव ने टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश कर लिया। वहीं अमेरिका की मेडिसन कीज ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में पहुंच गई। महिला एकल वर्ग के दूसरे सेमीफाइनल में मेडिसन कीज ने पोलैंड की ईगा श्वांतेक को 5-7-6, 1-7-6 से हराकर सेमीफाइनल में बनाई जगह। फिलहाल खबरों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।